नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज बात करेंगे बर्बरता हद पार, संवेदना तार तार। कोरबा में छोटी सी लालच में हनी ट्रैप और फिर हत्या हो गई। लाश के कई टुकड़े किए गए। जगदलपुर में एक बेटे ने ही अपनी मां और भाई को मार डाला। सूरजपुर में दरिंदों ने दिव्यांग लड़की को भी नहीं बख्शा और सिर्फ एक प्रदेश में चंद घंटों के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो सोचने की ये जरूरत हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये चुनौती किसी एक प्रदेश की नहीं है, पूरे समाज की हो चली है। और आज हम इसी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे और इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर बात करेंगे। आप भी हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 817999 182 पर। आप हमारे साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, अब एक एक करके हम ये भी समझाते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या हुआ। 3 जगहों का ये पूरा मामला है, कोरबा, जगदलपुर और सूरजपुर। कोरबा के साथ साथ अगर पहले सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ गाँव के कुछ लोगों पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप है और 2-2 लाख का जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में एक मानसिक रूप से पीड़ित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना गांव के ही 4 लड़कों ने की थी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस ऑफिसर हैं, साथ ही साथ मनोरोग्य विशेषज्ञ भी हैं, और डॉक्टर इला गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। अहम सवाल ये है कि 3 मामले जो हमने अभी बताया अपने दर्शकों को, ये तीनों छत्तीसगढ़ से हैं और ये सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि कुछ घंटों की वारदातें यहाँ पर सामने आई है। सोचने वाली बात है कि आए दिन इसी तरह से हर रोज मामले देखने को मिलते हैं आपराधिक। आखिर लगातार आपराधिक मामले बढ़ने के पीछे क्या कुछ वजह मानी जाए? एक तो बात है कि जो आज के टाइम में जो क्राइम थ्रिलर्स लोग देखते हैं, लोग ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू वीडियोस देखते हैं, बच्चे भी एग्रेसिव वीडियोस देखते हैं और उसको दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो मॉरल एजुकेशन है उसकी भी आवश्यकता है। एकेडमिक एजुकेशन तो हो ही रहा है, मॉरल एजुकेशन की आवश्यकता है। और इस तरह के जब अपराध होते हैं तो इनको चिन्हांकित करके फास्ट ट्रायल में करके इनको तुरंत सजा दिलानी चाहिए और ऐसे चीजों को मीडिया के थ्रू बाकी पब्लिसिटी देना चाहिए कि कैसे जुर्म करने वालों को तुरंत सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं ये जो लड़के हैं जो इस तरह के अपराध करते हैं, या तो अचानक गुस्से के कारण, उत्तेजना के कारण करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं एंगर कंट्रोल, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं काफी बार प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं, यदि लड़की ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी, उसका बलात्कार कर दिया। तो कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन, साथ में लीगल एजुकेशन और साथ में क्राइसिस मैनेजमेंट, एक ओवरऑल पैकेज चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज को भी सामने आना चाहिए कि ऐसे लोग यदि कुछ ऐसा अपराध कर रहे हैं तो उनको बचाएं नहीं। जैसा आपने देखा सूरजपुर में बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए पेनल्टी देके उनको छोड़ने की बात समाज ने की। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी सामने आना चाहिए। यदि हमारे परिवार पे हो, हमारे सोसाइटी समाज पे हो, जाति पे हो, हमें जाति धर्म ना देख के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिना जाति धर्म देखे हुए कार्रवाई की यहाँ पर बात आप द्वारा की गई। इसी पर जुड़ा हुआ जगदलपुर से हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्या कुछ पूरा मामला कैसे निकलकर सामने आया था। जगदलपुर में बीते 2 दिनों पहले जो एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया कि एक बेटे ने अपनी सगी माँ और अपने सगे बड़े भाई की निर्ममता से हत्या कर दी। हालांकि 24 घंटे में बस्तर पुलिस ने इस पूरे मामले को जरूर सुलझा दिया, पर शहर के सामने एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर लोगों की मानसिकता इतनी क्रूर कैसे होती जा रही है। क्यों आखिर रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। देश में अगर आप खंगालेंगे तो आए दिन आपको ऐसी रोज़ 1-2 घटनाओं से 2-4 होना पड़ेगा। तो ऐसे में एनडीटीवी ने एक मुहिम चालू किया है कि लोगों से समझने की कोशिश करें कि आखिर लोगों की मानसिकता इतनी क्रूर कैसे हो जा रही है। जगदलपुर शहर में हूँ, शहर के कुछ गणमान्य लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, क्यों स्थिति ऐसी हो रही है। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? सुरेश मिश्रा। सुरेश जी, ये बताएं कि शहर की घटना आपने भी सुनी होगी। जी जी। क्या लगता है कि क्यों इस तरह से लोगों की मानसिकता है ये जो बदलती जा रही है? मानसिकता ऐसी हो रही है, इसका एक ही कारण है, नशा।
जो नशा जो आजकल गली गली में मोहल्ले में नशा आपको बहुत इजीली मिल जा रहा है, उसकी वजह से कि आदमी नशे में रहेगा तो उसका दिमाग उसको काम बिल्कुल करना बंद कर देता है, तो वो समझ नहीं पाता उसकी माँ है बहन है, उसको खाली नशा रहता है और जो आक्रोश पैदा होता है वो उसको दबा नहीं पाता है। इस वजह से ये सब घटना हुई, तो नशा में रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नशे को आप प्रमुख वजह मान रहे हैं। राकेश जी आप बताएं कि राजेश जी की क्या लगता है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और इसके अलावा जो सट्टा जुआ और बेरोजगारी, जो काम करने में आलसी, काम नहीं करना चाहते, इस टाइप की मानसिकता लेकर जो चल रहे हैं, उनको परिवार उवार से कोई मतलब नहीं रहता है। नशे के लिए उनको पैसा चाहिए रहता है, जुआ खेलने के लिए पैसा रहता है, और ठाट बाट से रहते हैं और उधारी लेते हैं लोगों से। उस उधारी को जब चुकाने का समय आता है, जो उधारी देने वाले सूदखोर लोग हैं, उधारी देने का समय आता है तो 5%, 10%, 20% तक का ब्याज लेते हैं। तो वो जो प्रेशर रहता है, वो उधारी देने वाला जो प्रेशर देता है, उन प्रेशरों के कारण से इस टाइप की मानसिकता पैदा होती है और उस समय सारे रिश्तों को भूलकर इस टाइप का कदम उठा रहे हैं। इससे एक मतलब नशा और जुआ जो सट्टेबाजी है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है ताकि रोकथाम की तरफ बढ़ सकें। आप युवा लग रहे हैं, क्या लगता है कि नशा वाकई में एक प्रमुख वजह है या और भी कोई वजह? नशा तो बहुत प्रमुख वजह है। अब तो ऐसा लग जा रहा है कि बहुत नशा करने वाले लड़के लोग घूम रहे, तो डर महसूस हो गया है, कोई मार देगा, काट देगा या कुछ कर देगा, जान से मार देगा। इस विषय लग रहा है इस नशा को रोकना बहुत जरूरी है। नशा तो हमने यहाँ पर तस्वीरें दिखाई और लोगों की राय जानने की कोशिश की। नशा यहाँ पर एक मुख्य कारण बताया गया जो इस तरह से अपराध को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इला गुप्ता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बेटे ने अपने ही माँ बाप को मार दिया, अपने ही भाई और माँ को मार दिया, अपने परिवार वालों को इस तरह से मारना, आखिर ये किस तरह की साइकोलॉजी को दर्शाता है? नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले ये जो मनोविज्ञान होता है किसी को हार्म करने के लिए या बिल्कुल सिरे से उसको हत्या करने का, तो मनोविज्ञान एक दिन में ये नहीं होता है कि आप एकदम से डिसाइड करें और उसने मार दिया। ये 4-5 चीजों से हमारे को अफेक्ट करता है। सबसे पहले आता है धैर्य। तो जैसे कि आजकल सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत है, तो हमें हर चीज मोबाइल पे इंस्टेंट अवेलेबल है, तो हमारा जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। तो जब परिवार में या आसपास कुछ होता है तो तुरंत हम एकदम अग्रेशन में आ जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, मेरे को तो रुक नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से कोई आए तो वो हॉर्न पे हॉर्न बजाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको भी 2 मिनट लगेगा। तो धैर्य की कमी हो रही है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि वो जो बच्चे हैं या जो वो लड़का नशा कर रहा है या जिसने मारा, वो किस माहौल में रहता है। क्या वो बचपन से उसी प्रकार को देख रहा है कि माँ को हम मार सकते हैं या बहन को मार सकते हैं? क्या वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है? तो जब उसके साथ कुछ नहीं होगा तो वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि वो उसको मार देगा, हत्या कर देगा। तीसरी चीज, जैसे जनता ने बताया, नशा। बिल्कुल, नशा जो है, जब आदमी किसी को भी नशे की आदत हो जाती है तो उसको कोई भी एक्सटेंट तक उसको वो चीज चाहिए, क्योंकि उसके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। तो उन हार्मोन वृद्धि करने के लिए उसको नशा करना है। अब नशा अगर माँ ने मना किया या बहन ने मना किया तो वो उनको रास्ते का रोड़ा समझेगा और उनको खत्म कर देगा किसी भी प्रकार से। उस वक्त उसके दिमाग में उसका फ्यूचर या उसका रिजल्ट नहीं उस वक्त आ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स नहीं है, वो बहुत एग्रेशन में है, एंगर में है। तो ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिसके कहीं ना कहीं 3 कारण, और ऐसे में एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी, क्योंकि अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि लोगों को इससे ये पता चले कि भाई एक्शन तुरंत लिया जाता है, डर पैदा हो। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में तुरंत एक्शन लेना यहाँ पर किस तरह से, कितनी मुश्किल होती है, और सच का पड़ताल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती? निश्चित रूप से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करके फास्ट ट्रायल कोर्ट, जैसे कि बाल अपराध में पॉक्सो के मामलों में किए जाते हैं, तो जरूरी है कि इस तरह के जो ग्रीवियस मर्डर्स हैं, रेप है, उसमें भी फास्ट ट्रायल कोर्ट में इसका ट्रायल किया जाए। और जरूरी है कि ऐसे लोगों की सामाजिक लेवल पे ही भर्त्सना की जाए।
और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात हुई है, बहुत जरूरी है कि जो आज का यूथ है वो तुरंत सक्सेस चाहता है, इमीडिएट सक्सेस। उसको तुरंत पैसा चाहिए, वो बेटिंग से आए, इलीगल जुआ सट्टा से आए, ड्रग्स से आए। तो कहीं ना कहीं परिवार को बहुत जरूरी है कि बच्चों के पास समय दें, जब वो नशे का आदी ना बने उसके पहले ही उसको रोकें, उसके पीयर ग्रुप को देखें। बहुत जरूरी है कि बच्चों के मोबाइल को देखें, फेसबुक पे कौन फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे किस तरह के वो चैट कर रहे हैं। जब हम बच्चों को कम उम्र पे नजर नहीं डालेंगे तो एक बार वो इसके आदी हो गए तो फिर वो हमारे समझ के बाहर है। तो बहुत जरूरी है कि समाज भी हर लेवल पे, परिवार लेवल पे और समाज लेवल पे हम ऐसे विकृतियों को ढूंढें और जो एंटी सोशल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया कि बच्चों को बचपन से ही पेरेंट्स द्वारा नज़र रखनी चाहिए, देखते रहना चाहिए कि किन से चैट कर रहे हैं, किस तरह की उनकी गतिविधियां हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है इतना ज़्यादा रोक टोक भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नकारात्मक साबित होते हैं। बच्चों को हमें समय देना है। जब बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे खुल के अपनी बात रखेंगे। जब हम एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो बच्चे इधर उधर दोस्ती में जाते हैं और वहां से चीजें सीखते हैं। लेकिन यदि हम बच्चों को प्रॉपर्ली मॉनिटर करें, पता करें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो समय लगते हम उन चीजों को रोक सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम देखें कि बच्चे जो है इंटरनेट पे क्या चीज देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वो एग्रेसिव मूवीज देखते हैं, एग्रेसिव क्राइम थ्रिलर देखते हैं और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, लेकिन हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी को मॉनिटर किया जाए। बिल्कुल, मॉनिटर करने की काफ़ी ज़रूरत है और ताकि हमें नज़र भी हम बना कर रखें और साथ ही साथ बच्चों पर हमारा कंट्रोल भी बना रहे, बरकरार रहे। अभिषेक जी, अभी जैसा हम सूरजपुर की घटना की हम बात कर रहे हैं, सूरजपुर में एक मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इस पूरे मामले में जो समाज के ही लोग हैं उन्होंने ही इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो जुर्म करते हैं वो तो अपराधी होता है और जो देख के चुप हो जाते हैं वो भी अपराधी होता है। समाज में किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है? समाज में आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। नए कानून में भी है कि आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सबकी जिम्मेदारी है, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, जनप्रतिनिधि हो, ऐसा कोई भी निर्धन अपराध उनके सामने आए तो उसको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज यदि एक अपराधी को हम बचाएंगे तो कल को वो इससे भी बड़ा अपराध करेगा और कल को वो अपराध हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है। तो यदि क्योंकि इस तरह के मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और इनको फास्ट ट्रायल करके इनको लंबी सजा दिलवाना चाहिए। और ऐसी जब इनको सजा हो तो इनको सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिसाइज भी करना चाहिए, जिससे कि लोगों को मालूम चले कि ऐसे कृत्य करने वालों को क्या सजा मिलती है। होता क्या है, जब ये अपराध होता है, गिरफ्तारी होती है तो मीडिया में चलता है, लेकिन जब इनको सजा मिलती है तो कोई नहीं जानता। तो बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लेटफॉर्म रहे जिसमें कि जिनको सजा मिल रही है उसका भी जानकारी दी जाए, जिससे कि बाकी लोग डरे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें जुल्म करने के बाद से ज़्यादा जो सज़ा मिली है उसको भी उजागर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इला जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने पेशेंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ नशा के यहाँ पर जिक्र किया है। पेशेंस की अगर हम बात करें, आखिर आज के टाइम में लोग इतना पेशेंस इतनी जल्दी कैसे खो देते हैं? सक्सेस के लिए इतनी जल्दी आगे बढ़ना, आखिर इसके पीछे वजह क्या माने? आज का माहौल इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम रीजन है कि जो हमें जल्दी से जल्दी और हम बहुत जल्दी ही, जैसे हमारी ग्रोथ बायोलॉजिकल, एक बच्चा 12 साल में ही बड़ा हो रहा है, तो वो जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको बड़ों के जैसे सक्सेस चाहिए। तो उस सक्सेस को पाने के लिए सपोज उसको एक मोबाइल चाहिए और उसके माता पिता नहीं दे पा रहे, तो उस मोबाइल को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसे ना हो तो वो चोरी करेगा, अगर वो चोरी नहीं कर पा रहा है तो कुछ और करेगा गलत। तो इसलिए इन लोग सबको आज के तारीख में सब कुछ चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी, एक बड़े जवान को भी और बड़ी उम्र को भी, क्योंकि हमारे पास हर चीज बहुत अवेलेबल।
बिल्कुल, जिस तरह से कहीं न कहीं पेशेंस लोगों का कम हो रहा है, ये अपराध को भी बढ़ा रहा है। अभिषेक जी, क्योंकि आप हमेशा ये ज़ुल्म की दुनिया में जो लोग आ चुके होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती रहती है। हर तरह के ज़ुल्म करने वालों से आप मिलते हैं। उन सभी ज़ुल्म करने वालों की आखिर मानसिकता क्या कुछ होती है? क्या वो हमेशा से ही ऐसे होते हैं या फिर कोई हालात ऐसे बना देता है, क्या कुछ? निश्चित रूप से जिस जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है उसका असर होता है। पेरेंटिंग सपोर्ट कैसा है, स्कूल में कैसे उसके दोस्त रहे हैं। आज के में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप देखेंगे काफी लोग चाकू छुरी के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं इंस्टाग्राम पे और लोग उसको लाइक करते हैं, तो उसको लगता है कि अच्छी चीज है। काफी लोगों को देखेंगे रोड पे वो केक काट रहे हैं तलवार के साथ, वो अपने इस इलीगल चीजों को रोमांटिसाइज करते हैं और कहीं ना कहीं वो गैंग बना के आपस में लड़ते हैं और कहीं ना कहीं इस गैंग वार के वो पैसा एक्सप्लॉइट करते हैं और वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। समाज को बहुत जरूरी है ऐसे इलीगल काम से जो लोग पैसा कमाते हैं उनको हम डिप्लोर करें, उन पे हम कार्रवाई करें। और बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस बात को समझें, सोसाइटी इस बात को समझे कि क्राइम से उपजाया हुआ पैसा हो सकता है शुरू में अच्छा लगे, लेकिन क्राइम का अंत हमेशा खराब होता है। वो उस आदमी के लिए भी खराब रहता है, उस फैमिली के लिए भी खराब है, सोसाइटी के लिए भी खराब है। तो यदि हम छोटे पेटी ऑफेंस करने वाले को उसी टाइम सुधार दें तो बड़ा ऑफेंस नहीं करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी आदमी अचानक मर्डर या बलात्कार नहीं करेगा, पहले वो छोटी चोरी करेगा, चाकूबाजी करेगा और धीरे धीरे छोटे अपराध से बड़े अपराध की तरफ अग्रसर होगा। जब वो छोटा अपराध करेगा, वो पकड़ा नहीं जाएगा, तुरंत अदालत से छूट जाएगा, वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके बाहर निकल आएगा, तो उसको लगेगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस वो नशे की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, और क्योंकि पहले के टाइम में हम देखते थे कि अधिकतर नाबालिग होने के जो नाबालिग होता है वो कम जुल्म की दुनिया में आता है, लेकिन आज के समय में नाबालिग बच्चे भी जुल्म की दुनिया में एंटर होते जा रहे हैं। बच्चों में इस तरह से गतिविधियां देखने को मिल रही है, ये क्या दर्शाता है? बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे नशे की तरफ चले गए। पहले नशा इतना एक्सेसिबल नहीं था। अब आप छोटे छोटे गलियों में देखेंगे कि लोग जो है गांजा, लोग जो है कोकेन तक की नशे में, लोग हीरोइन वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जैसा लोगों ने जगदलपुर में बताया कि ये नशा करने के बाद इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि इनको समझाना भी मुश्किल है। यदि कोई इनको समझाएगा तो उनके ऊपर ये चाकू से हमला कर सकते हैं, उनके ऊपर ये गंभीर हमला कर सकते हैं। तो बहुत, और ये काफी लोग इन नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं अपराध करने के लिए। जिनको अपराध करना है वो खुद ना करके नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि नाबालिग कोर्ट से जल्दी छूट जाए। तो बहुत जरूरी है कि जब नाबालिग पकड़ाते हैं तो उनकी अच्छी काउंसलिंग की जाए, उनको रिहैब सेंटर में भेजा जाए और क्राइम की दुनिया से अलग किया जाए। क्योंकि जो जितनी जल्दी क्राइम में आएगा वो उतने लंबे टाइम तक क्राइम में रहेगा और उतना समाज के लिए खतरनाक है। जो ट्रेंड है एडिक्शन प्लस क्राइम प्लस एडोलेसेंट, ये बहुत ही रिस्की मैटर है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे होते हैं उनको कोई डर नहीं होता, हार्मोनल रहता है, उस टाइम टीनेजर्स होते हैं, उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको ना कानून का डर रहता है ना समाज का डर रहता है, डिनायल फेज में वो रहते हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि बच्चों के ऊपर नजर रखना, बच्चों को क्राइम से दूर करना। बिल्कुल, नशा एक मुख्य कारण देखने को मिला है, इसके अलावा सोशल मीडिया एक मुख्य कारण देखने को मिला है। आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं प्रेम प्रसंग के चलते भी बहुत सारी वारदातें होती हुई नजर आ रही है। इस तरह के मामलों से आखिर किस तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से आप उलझते हैं, सुलझाते हैं? अभिषेक जी। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन में है। वहां लोग एफिलिएशन के लिए सोशल मीडिया में जाते हैं। सोशल मीडिया से लोग अपराध सीखते भी हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी टीवी में देख के लोग क्राइम करना सीखते हैं। और जैसा कि आपने देखा है आज के टाइम में लोग मतलब पेशेंस रिजेक्शन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। किसी लड़की ने प्रेम प्रसंग में मना किया तो उनकी हत्या करके टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। और ये जो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लोगों के अंदर है, लो लेवल ऑफ पेशेंस है, लो लेवल ऑफ रिजेक्शन है, ये एक बहुत कहीं ना कहीं स्कूल से लेके फैमिली में उन चीजों को टॉलरेट बढ़ाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं बच्चे आजकल अग्रेशन भी बढ़ा है और सुसाइड भी बढ़ा है, दोनों चीजें बढ़ी हैं। बिल्कुल, बच्चों का जो है मेंटल रेजिलियंस बहुत कम हो गया है। तो बहुत जरूरी है कि एक कोहेसिव
एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कैसे इनको स्कूल से लेके सोसाइटी तक कैसे इन बच्चों को हैंडल किया जाए। बिल्कुल, कहीं न कहीं हर मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अपराध की ही लाइन दिखाई देती है। या तो बच्चे सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं या तो फिर वो किसी के साथ जुर्म की घटना को अंजाम दे देते हैं। अभिषेक जी, प्रशासन के एक नुमाइंदा होने के नाते अगर आप समाज में एक जागरूकता लाने की कोशिश करें तो ये किस तरह से संभव हो पाएगा? क्योंकि अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच और इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की बड़ी पहल करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। मैंने कहा आपको कि एजुकेशन से लेकर स्कूल कॉलेज का अपना एक रोल है, मीडिया एजेंसीज का अपना रोल है, जो फिल्म्स हैं जो एग्रेशन को दिखाते हैं उनका अपना एक रोल है। तो जरूरी है कि सब लोग एक जगह पर बैठें और एक कोर्स करेक्शन हो कि कैसे हमें आगे देश को ले जाना है, क्योंकि ये यूथ ही जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम कहते हैं कि ये देश यूथ का देश है, लेकिन यदि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये डेमोग्राफिक बर्डन की तरफ हमारे ऊपर आ जाएगा। और जागरूकता हर लेवल पर चाहिए। और मैंने कहा ये ट्विन प्रिंसिपल है, एक है एजुकेशन और दूसरा है एनफोर्समेंट। दोनों का रोल है। एक तरफ हम एजुकेट करें और एक जो कानून तोड़ रहा है उसके ऊपर पूरी सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें और उसको प्रदर्शित करें जिससे कि लोग इसके बारे में जान पाए। बिल्कुल, स्कूल का महत्वपूर्ण रोल आप द्वारा लगातार बताया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी ऐसा समय है कि हमारे समाज में बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल नहीं पहुंचते हैं और वो लोग भी अपराध की दुनिया में शामिल हैं। उन लोगों के बीच कैसे जागरूकता लाई जा सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि जो ड्रॉप आउट्स हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। काफी बच्चे क्लास 1, 2, 3 ड्रॉप आउट होते चले जाते हैं। तो हमें जो हाई रिस्क एरियाज हैं जहाँ पे फैमिलीज में क्राइम रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस रहा है, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चों को प्रशासन जो है स्कूल में वापस री एनरोल करे। क्योंकि जो बच्चे देखा गया है कि जो बच्चे जल्दी ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल्स में वो क्राइम की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरी बात है कि हम आज के टाइम में अवेयरनेस सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जा सकता है, अवेयरनेस जो है प्रिंट मीडिया से प्रमोट किया जा सकता है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वो एक साथ आए तो हम क्राइम को जो है फाइट करने के लिए एक होलिस्टिक सॉल्यूशन जो है जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है क्योंकि पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और पेरेंट्स में ऐसे में कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स को किस तरह से ये समझाया जाए कि आपके बच्चों को आपको एक सही राह में भेजने की बहुत ज़रूरत है? बहुत जरूरी है कि जो सॉफ्ट सिग्नल्स है उसको हम समझें। यदि बच्चा स्कूल में चोरी कर रहा है, यदि बच्चा स्कूल में एब्सेंट हो रहा है, बच्चा स्कूल से एब्सेंट होकर इधर उधर घूम रहा है, बच्चा कम उम्र में अफेयर में जा रहा है, बच्चा कम उम्र में टोबैको स्मोकिंग अल्कोहल स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल, बच्चा यदि घर में झूठ बोलना शुरू कर दिया है, बच्चा घर में एक्सेसिव मारपीट करता है, तो इन सॉफ्ट सिग्नल को हम समझें। बिल्कुल, इन सिग्नल्स को समझने के बाद पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक सही दिशा में पहुंचाने के लिए समझाइश देना बेहद जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कई महत्वपूर्ण बातें आपने समझाई और इसी पूरे मामले से जुड़ा है एक कोरबा से हम आपको तस्वीरें दिखाते, रिपोर्ट दिखाते कि आखिर वहां पर क्या कुछ पूरा मामला हुआ और लोग क्या कुछ सोचते हैं। जिले की चैतमा चौकी में कल एक नृशंस हत्या की वारदात हुई जिसमें एक युवक की 20 टुकड़ों में काट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 17 टुकड़े बरामद कर चुके हैं और 3 अभी बाकी है, ऐसा पुलिस का कहना है। जिले में इस तरह की जो वारदात हुई है इसके लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं हमारे साथ में, अखबार के नई दुनिया के जो ब्यूरो हैं कोरबा और पत्रिका अखबार के जो ब्यूरो हैं वो हमारे साथ में हैं। इसके साथ भी बाल कल्याण समिति की जो मेंबर रही हैं एक्स, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे इस घटना के इस जिले में किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे और क्या सोचते हैं इस पे एक डिटेल हम इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले राजेश जी एक ये बताइए कि ये जो घटना हुई है वो किस तरीके से जिले के लिए कितनी भयानक थी वो? देखिए, इस टाइप से घटनाएं अभी तक जब से हम लोग इस देख रहे हैं कभी नहीं हुई है कि ये क्लास को 17 टुकड़े कर दिया जाए, 20 टुकड़े कर दिया जाए। और ये घटना एक बहुत बड़ी सबक है
यहाँ के लोगों के लिए कि देखिए हमारा समाज किधर जा रहा है। और इसमें जो आरोपी हैं, खास करके जो एक बच्ची जो आरोपी है वो अंडर 18 है। तो इस टाइप से घटनाएं सोशल मीडिया हमको कहां से कहां लेकर के जा रहा है। तो एक समय आ गया है कि माता पिता को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, कैसे समय गंवा रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़की जो है ये लड़के के टच में थी और इसका एकमात्र माध्यम जो अभी तक जो पुलिस की जांच में निकल के आया है वो इंस्टाग्राम से संपर्क में थी और इंस्टाग्राम से ही इस लड़के को उसने जो है दुबई से यहाँ बुलाया था। तो ये घटनाएं बेहद गंभीर हैं। ये थे राजेश कुशवाहा जी, पत्रिका देखते हैं कोरबा। इसके साथ हमारे साथ में नई दुनिया जो देवेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे हम यह जानना चाहेंगे कि इस घटना में एक नाबालिग का इन्वॉल्वमेंट होना और जिस तरीके से वो घटना कारित करती है, वो एक नृशंस हत्या में शामिल होती है, वो किस तरीके से वो एक देखते हैं आप? जी देखिए, जो राजेश जी ने बताया ना कि जो इंटरनेट मीडिया, एक्चुअल में क्या है, सोशल मीडिया कहा जाता है, लेकिन मैं उसको सोशल बहुत कम है उसमें, इसलिए इंटरनेट मीडिया कहता हूँ। और इंटरनेट मीडिया ही एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जिसमें सोशल कम और अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने से पहले ही वो उसने पूरी योजना बनाया था। और जो एक कत्ता होता है जो ऑनलाइन बहुत आसानी से आप कोई भी हथियार अभी मंगा सकते हैं। सिर्फ किचन में उपयोग किए जाने वाले चाकू जिसको कहते हैं हम, उसके नाम पर इंटरनेट मीडिया में आप चले जाइए, लेकिन ऐसे ऐसे हथियार हैं उसमें कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये। तो जिस तरह से हमने पूरे मामले को देखा, हर एंगल में यही समझ में आया कि किसी भी जुर्म की शुरुआत आज से नहीं होती है, बल्कि उसकी नींव पहले ही रख दी जाती है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि पहले ही जागरूक हो जाएं और छोटे छोटे एक्शंस को समझा जाए और उसको लेकर काउंसलिंग ज़रूर की जाए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।